अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन बखैर आफियत होंगे। साथियों, फिर से मैं आपके बीच एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। तो साथियों, बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम आते हैं अपने उस चैप्टर की ओर। क्योंकि आज का जो सबक है और जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिहार बोर्ड हमसे बार बार ये क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये कहानी बड़ी मजेदार है, जिसको आप सुनने के बाद आपका दिल भी मचल जाएगा। साथियों, तो बिना किसी इंतजार के हम आइए पढ़ते हैं। पहले हम कहानी को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं जिसने इस कहानी को लिखा है। इसको हम क्यों पढ़ेंगे? जिसने कहानी को लिखा है उसको हम इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए कि बिहार बोर्ड हमसे बार बार ज्यादातर क्वेश्चन हमसे मुसन्निफ के बारे में ही पूछता है, इसलिए हम सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में पता करेंगे। साथियों, तो देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर है, ये एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ यानी इसके राइटर, मुसन्निफ यानी कि इसके राइटर हैं सुहैल अजीमाबादी। राइटर कौन है साथियों? सुहैल अजीमाबादी। इसके राइटर सुहैल अजीमाबादी हैं। एक एक करके हम जानते हैं। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ये वीवीआई क्वेश्चन में आता है, आप इसको ये कर लें, बार बार पूछा जाता है। ओरिजिनल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और सुहैल अजीमाबादी का जो तखल्लुस है वो तखल्लुस है सुहैल। सुहैल इनका तखल्लुस है। सुहैल अजीमाबादी शुरू में ये शायरी करते थे। शुरू में शायरी करते थे। पढ़ाई मुकम्मल कर लेने के बाद जब इस दुनिया में, अदबी दुनिया में आना चाहा तो सबसे पहले शेर व शायरी किया, लेकिन शेर व शायरी में शोहरत नहीं मिली तो शेर व शायरी को छोड़ करके अफसाना निगारी की तरफ मायल हो गए। अफसाना निगारी करने लगे, अफसाना लिखने लगे और अफसाना ने इनको मकबूल और मारूफ तरीन शख्सियत बना दिया। इनके अफसाना तारीख की किताबों में या फिर अफसानों की किताब में एक अहम नाम रखता है और नुमाया काम इन्होंने अंजाम दिया है। बहुत ही अहम किताबें इन्होंने लिखी है। एक एक करके सारी किताब का चर्चा करते हैं। साथियों, हम देखते हैं तो सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब होती है? तो सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 को पटना ईस्वी में हुई। और सुहैल अजीमाबादी का जो ताल्लुक था वो किस परिवार से था? वो जमींदार परिवार से था। जमींदार खानदान से सुहैल अजीमाबादी की ताल्लुक है। सुहैल अजीमाबादी के साथ एक मुसीबत इनके गले लगती है। कब? जब इनकी उम्र सिर्फ 1 साल की होती है तो इनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। सैयद सुहैल अजीमाबादी 1 साल के होते हैं तो इनकी मां इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब इनकी परवरिश कैसे हुई, एक झलक देख लीजिए। परवरिश और इब्तदाई तालीम और तरबियत जो है ना, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में कहाँ हुई थी? नानिहाल में, यानी मामा के घर। मामा के घर में इनकी परवरिश भी हुई और इनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत भी हुई। वहीं के एक मुअल्लिम साहब की सरपरस्ती में ये सारा कुछ हुआ था। वैसे सुहैल अजीमाबादी का आबाई वतन किसको बोलते हैं? तो आबाई वतन मां बाप दादा के घर को आबाई वतन बोलते हैं। बाप दादा के घर को आबाई वतन कहते हैं। तो सुहैल अजीमाबादी के आबादी का जो आबाई वतन है वो शाहपुर भदौल, जो कि पटना में है। शाहपुर भदौल जो कि
पटना में है। तो साथियों, ये जानकारी अभी तक आपने सुना, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, अब मुलाजमत की बात करते हैं। तो सुहेल अजीमाबादी ने जो मुलाजमत की थी, सबसे पहले वो ऑल इंडिया रेडियो में किया था, ऑल इंडिया रेडियो में किया था। और इसी मुलाजमत के सिलसिले में ये दिल्ली गए, फिर श्रीनगर कश्मीर गए, फिर श्रीनगर कश्मीर से वापस पटना आए। कहां आए? पटना आए। पटना आया और पटना आने के बाद इसी मुलाजमत से इस्तीफा दिया। सहाफत के ही पेशे से ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते थे और यहीं से फिर ट्रांसफर होकर दिल्ली गए, दिल्ली से कश्मीर, फिर कश्मीर से आए कहां? पटना। और पटना आते आते इनका रिटायर हो गया, ये रिटायर कर गए और इस्तीफा दे दिया। सुहेल अजीमाबादी ने एक किताब, एक रोजनामचा यानी कि एक डेली बेस पे एक अखबार निकाला था जिसका नाम था साथी। साथी नाम से एक अखबार इन्होंने निकाला था, जो पर डे निकलता है हर दिन, वो अखबार, न्यूज़पेपर। सुहेल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई, सुहेल अजीमाबादी ने जितने अफसानवी मजमूए लिखे हैं देख लेते हैं। सबसे पहला अफसानवी मजमुआ इनका है चार चेहरे, दूसरा अफसानवी मजमुआ है अलाव, तीसरा अफसानवी मजमुआ है आदमी के रूप। तीन अफसानवी मजमुओं का जिक्र है। कहां? हमारे बिहार बोर्ड के दरख्शा हिस्सा 2 में मजकूर है कि सुहेल अजीमाबादी के जरिए 3 अफसानवी मजमुआ लिखे गए और एक नॉवेल का जिक्र है कि एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, ये एक नॉवेल है जो सुहेल अजीमाबादी ने लिखे थे। सुहेल अजीमाबादी ने टोटल कितने अफसाने लिखे थे? तो 125, 125 अफसाने लिखे थे सुहेल अजीमाबादी ने। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को हुआ था। इधर देख ले, 1911 को इनकी पैदाइश है और 1980 को सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हुआ है। तो साथियों, ये सुहेल अजीमाबादी के ताल्लुक से थोड़ी सी जानकारी थी जो हमने आपसे साझा कर लिया, और साझा भी इसलिए किया कि ये वो क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार बिहार बोर्ड आपसे पूछा करता है और आपसे पूछता है और जरूर पूछेगा। इसलिए इन सारे कंटेंट्स को आप अपने माइंड में सेव करके रखेंगे और याद करके रखेंगे। याद रखिएगा सबको, एक एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये सुहेल अजीमाबादी के बारे में जानकारी थी जो आपको मैंने बताया। और हम पढ़ क्या रहे हैं आज? पढ़ रहे हैं एक अफसाना को जिसका नाम है भाभी जान। एक अफसाना पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका टाइटल है भाभी जान। और इस भाभी जान को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो इसका ले ले पहले स्क्रीनशॉट, चूंकि उसके बाद फिर आपको मुश्किल ही होगी कि ये सारे पॉइंट अगर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो साथियों, अब आपके बीच मैं लेकर के आया हूं अफसाना, और उस अफसाना को हम आज पढ़ते हैं। हमने सुहेल अजीमाबादी के बारे में पढ़ा। सुहेल अजीमाबादी की जो भी जानकारी हमारी बिहार बोर्ड की किताब दरख्शा हिस्सा 2 में थे, वो सारी जानकारी आपको, वो सारे पॉइंट आपके बीच मैंने रख दिए। अब जरा सा देख लेते हैं कि ये अफसाना जो इन्होंने लिखा है वो अफसाना क्या हमें बताता है, क्या पैगाम देता है, उस अफसाने से हमको क्या सीख मिलती है। देखिए, ये अफसाना हमको कई पैगाम दे रहा।
और कई दर्द भी दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अफसाने को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है, वो ये आती है कि इंसान अगर चाहे तो लाख मुसीबत, परेशानी और तमाम समस्याओं के बीच उन तमाम परेशानियों से लड़ करके, उन तमाम समस्याओं से लड़ करके जीने के लिए राह निकाल ले। ये पैगाम हमें मिलता है कि इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो वो इंसान जो उस समस्या को फेस नहीं कर सकता, आने वाली मुसीबत का मुकाबला नहीं कर सकता, आने वाले परेशानियों से वो लड़ नहीं सकता है, फिर तो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आने वाली समस्या से लड़ेगा, उसका मुकाबला करेगा, तो हार होगी किसकी? हार होगी समस्या की, और जीत होगा उस इंसान का जिसने उस परेशानी का सामना किया है, उस परेशानी का फेस किया है, उससे मुकाबला किया है, उससे लड़ाई किया है और लड़ाई करके वो आगे बढ़ा है। फिर तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा। हमको इस अफसाने से एक बात समझ में आती है कि इंसान परेशानी से घबराए नहीं, उस परेशानी से लड़े तो वो जरूर कामयाब हो जाता है। देखिए साथियों, एक एक करके सारे पूरी कहानी आपके बीच रखता हूं। पहले आप इस कहानी के जो एक्टर हैं उस एक्टर को देख ले। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है, मेन एक्टर है, उसका नाम है रुकैया। उसका नाम है रुकैया भाभी। भाभी जान अफसाना के जो मेन किरदार है, मरकजी किरदार है, वो है रुकैया भाभी। और रुकैया भाभी के शौहर का नाम है नन्हे भाई। अच्छा, ये रुकैया भाभी के शौहर का जिक्र तो आपके दरक्षा बुक में है, लेकिन उसका नाम नन्हे है, ये जिक्र नहीं है। तो ये सवाल आपका बिहार बोर्ड कभी नहीं लाएगा कि रुकैया के शौहर का क्या नाम था, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपनी किताब में बताया ही नहीं कि रुकैया के शौहर का क्या नाम था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन बड़ी छानबीन के बाद ये बात पता लगी, इसलिए आपसे शेयर कर लिया हूं। लेकिन ये सवाल आपसे ये वाला नहीं पूछा जाएगा कि रुकैया के शौहर का क्या नाम था। हाँ, रुकैया के देवर का नाम तो जरूर बताया गया है कि रुकैया के देवर का नाम अख्तर था और वो एक शायर था और जमीला नाम की लड़की से वो प्यार करता था। जमीला उसकी मंगेतर थी। इतने का जिक्र है। और अगर देख ले तो एक और इस कहानी के किरदार है शिम्मी। शिम्मी ये गरीब लड़की होती है, लेकिन पढ़ने का शौक होता है। रुकैया ने इसके शौक और शौक को देखा और तो उसकी जिंदगी को वेस्ट नहीं जाने दिया, बल्कि अपने सपोर्ट से, अपने खर्च से, खुद खर्च करके उसके पढ़ाई का, उसके तालीम का मुकम्मल अखराजात, टोटल खर्चा अपने जिम्मे ले करके उसकी पढ़ाई करवाती थी। ये शिम्मी थी। तो साथियों, ये आपके अफसाना के मरकजी किरदार है। अब सुनिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद एक चीज महसूस ये होती है कि इस कहानी में जो रुकैया के देवर है, रुकैया के देवर अख्तर है। पता ये चलता है कि अख्तर अपनी भाभी की पूरी कहानी को, अपनी भाभी की पूरी कहानी को जैसे अपनी जबान से बता रहा हो। और ये इस तौर पे पता लगता है कि अख्तर अपने भाभी के घर 3 या 4 दिन के लिए आता है भाभी से मिलने। 3-4 दिन के लिए अपने भाभी से मिलने आता है और अपनी भाभी की वो दिनों रात की मेहनत, वो घर की सारी जिम्मेदारी, आस पड़ोस की पूरी जिम्मेदारी,
अगल बगल के सारे लोगों के हक अदा करना और अपनी समाज के लिए हमेशा भलाई सोचना, अपने सोसाइटी में हमेशा इनकलाबी बातें करना, इनकलाब पैदा करने की कोशिश करना, बच्चे को तालीम से जोड़ना, बच्चियों को स्कूल कॉलेजों से जोड़ना और हर तरफ जो है ना जागरूकता फैलाने का काम दिनों रात मेहनत पे मेहनत करती रही। तो ये जो 3 या 4 दिन के लिए अख्तर अपनी भाभी के घर आया रहता है, तो इन 3 या 4 दिनों में वो महसूस करता है कि उसकी भाभी की मसरूफियतें कितनी हैं, ये आदमी है कि मशीन है। वो सोच में पड़ जाता है कि जिस वक्त रुकैया भाभी की शादी नन्हे भाई से नहीं हुई थी, तो ऐसा लगता था कि रुकैया जो अपने मैके में नाजो नखरी की पली हुई, अपने माँ और बाप की लाडली और प्यारी बेटी इस घर में आएगी तो यहां भी ऐश मौज की जिंदगी गुजार